ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा करेंगे कश्मीर मोदी का परिवार। जिस तरह से अभी हमारी संवाददाता रमा त्यागी बता रही थी कि वहां पर लोग कह रहे थे कि हम मोदी का परिवार हैं, तो जम्मू कश्मीर के दिल में मोदी हैं। और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के दिल में मोदी, और पीएम मोदी ने कहा मैंने जम्मू कश्मीर को अपना परिवार माना है। परिवारवादी राजनीति से सबसे ज्यादा तबाह हुआ है जम्मू कश्मीर, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारवादी पार्टियों को लेकर के भी जमकर हमला बोला। मैं यहां आपका दिल जीतने आया हूं, आपने पहले ही मेरा दिल जीत लिया है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यहां कार्यक्रम हुआ उसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कहा आर्टिकल 370 ने लोगों के सपने कैद किए थे। आर्टिकल 370 हटने से सबको मिला है समान अवसर, सबको मिला है न्याय। तो 370 हटने से सबको न्याय मिला है, सबको समान अवसर मिला है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कहते थे कि लोगों के सपने 370 ने कैद किए थे। कुछ परिवारवादियों ने लोगों को गुमराह किया, नए कश्मीर का दशकों से था इंतजार, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले आज तक बख्शी स्टेडियम में नहीं देखी गई इतनी भीड़, लोगों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। आज भी इंडी गठबंधन में धारा 370 को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। धारा 370 को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। कांग्रेस समेत जो इंडी गठबंधन के उनके सहयोगी हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हैं इंडी गठबंधन का हिस्सा। लगातार 370 का विरोध किया है। विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत की प्रतिबद्धता, लेकिन परिवारवाद की सियासत कुछ दलों की मजबूरी। नए कश्मीर ने परिवारवादियों को नकारा। अब जम्मू कश्मीर में नहीं होते बंद हड़ताल, नहीं बंद होते स्कूल। यह बदले भारत का बदला हुआ नया कश्मीर है, जहां 3 स्तरीय पंचायतें लाई हैं विकास की क्रांति। नित नए एजेंडे ढूंढने के चक्कर में इंडी गठबंधन के साथियों का हो रहा है मोहभंग। और मोदी की गारंटी पर लोग कर रहे हैं यकीन, जुड़ रहे हैं नए दल। तो एनडीए का विस्तार हो रहा है और इंडी से लोग किनारा करने लगे हैं। और प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांसें ले रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 370 का फायदा जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक परिवार ही उठा रहे थे। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष उनके परिवार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कश्मीर ही उनका परिवार है। कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं
कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और लोकेश जिंदल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। लोकेश जी, विनोद जी, आपका स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, प्रधानमंत्री का 370 हटने के बाद श्रीनगर दौरा, सभी की निगाहें हैं इस पर, मोस्ट टॉक्ड अबाउट दौरा जिसको कहा जाता है, और किस तरह से आप देखते हैं कि जो 370 को लेकर कहीं ना कहीं खरी खरी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, और परिवारवादी पार्टी जिनको वो कहते हैं उस पर भी निशाना साधा। निखिल, जब हम आपकी रिपोर्ट ही देख रहे थे, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। अब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के साथ अगर आप कहें कि नए भारत की, नए कश्मीर की एक तस्वीर है, कि आज जब आप एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वहाँ के लोगों से, नजीर और हमीदा जैसे युवाओं से आपने बात करते हुए सुना होगा, तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि कश्मीर के जो युवा हैं, जो यूथ है, वो किस तरह से ऊंची उड़ान ले रहे हैं। उनकी सोच बताती है कि कश्मीर में जो बदला हुआ ये कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उस कश्मीर ने कितना ग्राउंड लेवल पे अपनी मजबूती दिखाई है। आज एक नौजवान जो कश्मीर का नजीर कह रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी भी उसका अभी आया है जी, कि वो एक गांव का, पुलवामा के उस गांव में, जब आप सोचे कि वहाँ पे लोग जाना भी एक तरह से उस समय में दुश्वार समझते थे, आतंकवाद की सबसे प्रभावित इलाका है, और वो 5 लाख रुपया पर मंथ कमाता है और 100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। ये बदला हुआ कश्मीर है। आप उस पे बेकरी चलाने वाली उस जो महिलाओं को सुन रहे थे, जो पूरे एक चेन बना रही है जम्मू कश्मीर में, और कैसे हजारों लोगों को काम उपलब्ध करा रही है, ये कश्मीर है। और रही बात, जब मोदी पीएम ने कहा कि ये पीएम कश्मीर हमारे दिल में है, तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि कश्मीर को लेके जितनी संजीदगी उन्होंने दिखाई है, आज के नहीं, जब वो संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में थे, तब से लेके एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो सच में कश्मीर उनके दिल में रहा है। और आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो आप अपने हजरत बल के इंटीरियर कॉरिडोर की बात आप करें, या सारे विकास की परियोजना करें, सबके साथ कहीं ना कहीं कश्मीर ही है जो उनके दिल में है। और जब वो मोदी कहते हैं कि कश्मीर मोदी का परिवार है, तो यस, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई नैरेटिव हो सकता है, लेकिन वो आज जमीन पे दिख रहा है। जहां आप कोई उम्मीद नहीं करता था कि इस दशक में जितने टूरिस्ट पूरे दशक में नहीं आए होंगे पिछले दशक में, उतने एक साल में, पिछले साल 2023 में आए थे 2 करोड़ से ज़्यादा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में G20 का भी कॉन्फ्रेंस वहाँ हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस जो बना है, उसके पीछे आर्टिकल 370 के हटने का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी बात तो पीएम मोदी ने अभी तक कहा था तुरंत अभी कश्मीर में, कि कुछ परिवारों ने एक भ्रम फैला के लोगों की उम्मीदें और लोगों के सपने को कैद कर रखा था, जो अब लोग आज़ाद हैं अपनी अपनी चीज़ों को अपनी सोच से विकसित करने में। ये सपना जो लोगों का पास हुआ है, सबको समान अवसर मिला है, सब उस समान अवसर को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। ये नया कश्मीर की नई तस्वीर है। ठीक है, आपकी बात जहां से आपने छोड़ी है वहीं से उठाते हैं और लोकेश जिंदल जी के पास जाते हैं। लोकेश जिंदल जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भ्रम की स्थिति जो है वो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, और जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल रहे हैं इंडी गठबंधन से जुड़े हुए, उन्होंने इसको उठाया है। 370 हटने के बाद विकास की एक नई बयार बही है जम्मू कश्मीर में। तो क्या ये माना जाए कि इतने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को विकास से वंचित रखा केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन दलों ने? नमस्कार जी। देखिए, अगस्त में जब धारा 370 हटाई गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, हमने देखा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी की तरह घोषित किया गया। लेकिन वर्तमान में कश्मीर समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं लद्दाख में क्या हुआ। अभी अक्टूबर में जब लद्दाख में इलेक्शन हुए और उसके पश्चात अब फरवरी में लद्दाख में भारी मात्रा में
हर जगह पे आक्रोश है, प्रोटेस्ट है, क्योंकि जब से धारा 370 हटाई गई वहां से कोई भी नेता ना तो विधानसभा गया ना संसद में। धारा 370 से पहले लद्दाख से 2 नेता जो है इलेक्ट होते थे विधानसभा के लिए और 2 नेता नॉमिनेट होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो गई। आज लद्दाख के लोग सड़कों पर है कि हमें उनका न्यायिक हक जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं चूंकि चुनाव नहीं हुए वहां पर, इस वजह से दिया जाए। आप कह रहे हैं कि चूंकि विधानसभा चुनाव नहीं हुए अभी तक, इस वजह से। जी, और सेम हाल कश्मीर का है, जम्मू का है। देखिए, मैं अगर बात करता हूं जम्मू और कश्मीर में, भले ही आप कह रहे हो कि सब कुछ शांतिमय हो चुका है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, पर लोगों के अंदर आक्रोश है। उनसे उनका संवैधानिक हक, राजनीतिक हक 5 सालों से छीन लिया गया। ये आक्रोश कैसे देख पा रहे हैं आप? ये आक्रोश कैसे देख पा रहे हैं? जो सिनेमा हॉल्स में भीड़ जुट रही है उसके जरिए, जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं उसके जरिए, कैसे इस आक्रोश को कैसे माप रहे हैं? जी देखिए, सर्वप्रथम तो अगर मैं बात करता हूं भीड़ जुटाना, ये खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बहुत सारे अवसर हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। पॉलिटिक्स में एक बहुत फेमस सेइंग है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप जो है एक तरह का माहौल बना देते हो और सबको ऐसे शो करते हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और हम ही राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि वोट जो है वो सीक्रेसी में डाला जाता है। ठीक है। और उस बैलेट बॉक्स के अंदर वह व्यक्ति अपने पूरे 5 साल के अनुभव के साथ अपनी इस राजनीतिक ताकत का उपयोग करता है। उस समय ना तो उसे कोई भी बाहरी ताकत किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो मैं ये कहूंगा, आपकी बातें बहुत मुझे लगता है कि बिल्कुल सीधे सीधे टर्म्स में बात करिए। आपने कहा फेक इट टिल यू मेक इट। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा जिस विकास की बात कही जा रही है ये फेक है? क्या 370 पर आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि ये जो 370 की धारा जो यहाँ अबॉलिश की गई वो गलत है? जो इस विषय में थोड़ा सीधे सीधे बात करें सो दैट मैं बीजेपी प्रवक्ता से सीधे से उसका जवाब ले सकूंगा। जी, इतने सालों तक इंटरनेट की सर्विसेज स्थगित की गई, ये फेक, ये जो एक हक जो छीना गया, उसके बाद में जिस तरह से मूवीज को प्रोपागेंडा की तरह यूज किया गया, कश्मीर फाइल्स, और जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया एक धार्मिक समूह को लेकर, और जिस तरह से एक राजनीतिक ट्रेंड सेट किया गया, वो कश्मीर की जनता एक बहुत ही अच्छे मिजाज में नहीं लेने वाली। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। उसका जवाब ले लेते हैं। हालांकि मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में ये बता दें, इससे पहले कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, कि क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में आशातीत विकास हुआ है? देखिए, विकास के किन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? केवल सड़कों का बन जाना, केवल इमारतों का बन जाना विकास है? तो मैं इसे विकास नहीं मानता। ठीक है, आपका जवाब आ गया। ठीक, आपका जवाब आ गया। अनुजा कपूर, मुझे लगता है सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी जो बातें हुई हैं, इन्होंने सीधे कहा कि बीजेपी जो कर रही है दरअसल फेक इट टिल यू मेक इट, एक ये भी बात कही है। तो क्या सब कुछ वहां फेक है? विकास की जो बात है, ये कह रहे हैं कि लोग बड़े दबाए हुए हैं, उनके जो एस्पिरेशंस है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जय श्री राम। मुझे लगता है कि मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनको प्रूव रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वो खुद यहाँ पर इन फेक प्रोपागेंडा के लिए बैठे हैं। तो फेक इट टिल यू मेक इट, राहुल गांधी जी से जाके पूछा था ये बात, वो गए थे ना वहां पे, फेक इट टिल यू मेक इट, वो गए थे ना अभी वहां पे कश्मीर के अंदर क्या चलाने के लिए और खेलने के लिए, क्या गोले कश्मीर में गए थे ना, और लाल चौक पे ही थे ना वहां पे, और क्या क्या कर रहे थे वहां पर सभी को पता। तो ये सवाल जाके तो फेक इट टिल यू मेक इट जाके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जाके पूछो, जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। दूसरी बात, इनको नजर नहीं आता मेरे भाई को इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 25,000 करोड़ प्लस 80,000 करोड़, और अभी 5,000 करोड़ का बूस्टिंग इन एग्रीकल्चर के अंदर दिया है, जहां पर एजुकेशन और जहां पर स्टोन पेल्टिंग की वजह से बिजनेस ठप हो चुका था। आज मेरे भाई यहाँ बैठकर जवाब देंगे कि क्या एजुकेशन और क्या वहां का बिजनेस आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या वहां पर जन महोत्सव
जन्माष्टमी का बहुत बड़ी इवेंट वहां पर मनाया गया कि नहीं बनाया गया? क्या आज तिरंगा झंडा क्या हर एक घर के ऊपर लगा कि नहीं लगा? आज ये बात करने वाले बताएं कि क्या मोदी का जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे जन भागीदारी के साथ लोग आज मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या यूटी के बनने के बाद वहां पर जो मिलिटेंट्स की हत्या हुई है 2019 के अंदर 283 मिलिटेंट्स को मारा गया, 2020 में 321 के अंदर 274 और 2022 के अंदर 253। आज 48% इन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हुए थे, जो करे जाते थे, वो खत्म हुए। 81% सिविलियंस के ऊपर कम हुआ, जो सिविलियंस को मारा जाता था 124 सिविलियंस को। आप समझिए 2016 से 2019 के अंदर इतने डेथ्स हुई कि उसका रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था, और 70% से ज्यादा टेररिज्म को कम किया गया। आज टूरिज्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो टूरिज्म को जाकर देखिए वहां पर कितना बंदा आ रहा है। 1.88 करोड़ बंदा टूरिस्ट वहां पर फुटफॉल में है, जिसका आगे 2 करोड़ के ऊपर आगे जाके जा सकता है। करनाल आज वहां पे कैनल्स इतनी बन चुकी है लोगों के लिए, किसानों के लिए 39,000 कैनल्स बन चुकी है, और कितना लैंड वहां पर इकट्ठा किया गया इसी चीज के लिए। वहां पर आपके मिलिटेंट जिन लोगों ने वहां पर अपना घर बनाया था और लोगों की स्टेट की लैंड लेनी थी, वो भी हम लोगों ने वापिस ले ली है। तो मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा है 2019 का, इनको सिर्फ और सिर्फ मैं एक मिनट सिर्फ इनको जो समझ में आता है वो समझ में आता है पैसा। इन्हें समझ में आता है कि किस तरीके से वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता था। आज एनसी और पीडीपी का सफाया चाट हो चुका है। कोई वहां पे फेक टिल यू मेक इट, यस फेक टिल यू मेक इट। राहुल गांधी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर एंड ही हैज प्रूव्ड एवरी पॉइंट ऑफ इट इन कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर। और वो वहां जाके डल लेक के अंदर भी स्विमिंग कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे जहां तक लगता है कि मेरे भाई, एजुकेशन, आज बच्चों के स्कूल चालू है, और जिस आपने कहा था इंटरनेट, कौन सा इंटरनेट बंद है? राजस्थान के अंदर कांड करके बैठे लोग। राजस्थान का आज बीजेपी का वो स्टेट बन चुका है, छत्तीसगढ़ का कांड आप कर चुके हैं, अब कर्नाटका के अंदर लोग आपसे परेशान है। अब बात करते हैं आज ड्यूटी बनाकर आज हम लोगों ने कश्मीर को आगे रखा है। आज आप बात करते हैं राजनीतिक आपके पीडीपी के साथ जो जुड़ना, एनसी का जो वहां पर दरअसल वो सवाल पीछे रह गया। जी देखने वाली बातें वो देखना बहुत जरूरी है। क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो सवाल पीछे रह गया। मैं विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा लोकेश जी आपके पास आऊंगा। लोकेश जी अपने पास अपनी बात याद रखिएगा। एक अवसर दे। हाँ बताइए अगर आप कोई सप्लीमेंट्री जोड़ना चाहते हैं। जी अनुजा जी, आप जो कह रही हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये तो बता दीजिए अगले चुनाव कब होंगे जम्मू कश्मीर में? ठीक है, बस इसकी जानकारी। ठीक है, इस पर 1-to-1 मत करिए क्योंकि ये डिरेल हो जाएगी। देखिए ठीक है, इसके आगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है, विनोद मिश्रा जी, ये जो सारी जो बहस है, दरअसल मैं ये चाहता था कि लोकेश जी 370 पर भी अपनी बात क्लियर करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उस पर क्लियर नहीं किया। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। और ये खुद लोकेश जी कह रहे हैं कि मैं सड़कों के निर्माण को और जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं उसको वो विकास नहीं मानते। लोगों के एस्पिरेशंस वहां पर अभी दबी हुई हैं उनके मुताबिक। बहरहाल मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा अभी तक उठाते रहे हैं 370 का जो वहां पर लगा हुआ था, क्या इससे जो वहां की राजनीतिक स्थितियां हैं वो बदली हैं और इसलिए ये सारी परेशानी है? देखिए, लोकेश जी विद्वान हैं और लोकेश जी एडवोकेट भी है पेशे से, तो वो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में हमसे शायद बेहतर जानते हैं। लेकिन वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं और जिसके विचार को रखते हैं वो एक फेक नैरेटिव में लेके आ जाते हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है। फेक नैरेटिव इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि वो इनकी जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर में उसी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ में डिलिमिटेशन कमीशन भी बना था, और डिलिमिटेशन कमीशन के साथ में उसका काम जो है अभी पूरा हुआ है। उसमें आप ये देखिए कि किन लोगों को जो 70-75 साल से, आप देखिए कि पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ वाल्मीकि समाज को वहाँ नागरिकता भी नहीं मिली हुई थी। ऐसे हजारों लोगों की अलग अलग समस्याएं थी। पहाड़ी इलाके हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, अब ओबीसी की बात हो, कोई जो इंडिया के भारत के संविधान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं थी वहाँ थी ही नहीं। अब जब उन सारी चीज़ों की व्यवस्था हुई है, शायद आप अगर हमसे ज़्यादा जानते होंगे लोकेश जी, आप इस चीज़ को मिलाएं कि 700 से ज़्यादा कानून पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं।
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जम्मू कश्मीर बैंक को कहते थे कि अभी कह रहे थे अपने भाषण में कि कैसे लूटा गया, वो इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर में कभी वहाँ क्राइम ब्यूरो भी नहीं थी। वहाँ आप सोच लीजिए कि जो किसी की भी अभी बैंक में किसी ने लोन लिया तो उसको वापस करने की जरूरत भी नहीं होती थी। ये सब कानून के दायरे में तब लाए गए जब भारत का संविधान हुआ लागू हुआ, जब एक देश एक विधान एक निशान की बात हुई, इसलिए उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। थोड़ा सा और नैरेटिव को भी समझ लीजिए, सिर्फ एक एजेंडा जो आप नेहरू के नैरेटिव्स को लेके बताते हैं, वो कश्मीर का दौर बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो उसको पीछे मत धकेलिए। रही बात कि जब आप लद्दाख की बात कर रही है, तो लद्दाख में यूटी की मांग आज से नहीं है, 40-50 साल से यह मांग उठती रही है लद्दाख से कि लद्दाख का अपना यूटी हो। लद्दाख जम्मू कश्मीर में कि आप सब कभी भी उसका अपना एक पार्ट नहीं मानता था। आज उसको अपना यूटी मिला है। आज लद्दाख में जो जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि उससे पहले कई वाजपेयी जी के ज़माने में भी लद्दाख डेवलपमेंट हिल कॉरपोरेशन बना और उसके बाद करगिल हिल डेवलपमेंट का जो ऑटोनोमस बॉडी है। इस तरह के फंक्शनिंग आप कहाँ से लेके आते हैं ये सब सारे इन्फॉर्मेशन कि लद्दाख के लोग सड़कों में हैं, उनका विधानसभा नहीं हुआ, वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सब चीज़ें लद्दाख के सांसद हैं जो अभी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप शायद गूगल भी करके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों से बेहतर जरूरी इस बात को समझने की है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है। उन्होंने जो सीधा कहा है कि परिवारवादियों का जो एक तंत्र था वो कैसे एक नैरेटिव फैला के आर्टिकल 370 को इतने वर्षों तक लगा रखा, वो आर्टिकल 370 का फैसला लेना ही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, जो लोकेश जी आप देखकर भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, मैं ठीक पर जवाब देना जी, आप अपना जवाब तो दीजिए लोकेश जी। उसमें साथ साथ ये भी मैं चाहूंगा कि आप एक बात और बताएं 370 पर, जिस तरह से आप बार बार जब आपसे पूछा जा रहा है आप उसमें सीधा जवाब दीजिए कि आपको लगता नहीं है कि 370 के वजह से जो आज पीएम ने जैसा कहा कि लोगों के सपने कैद थे, 370 हटा है तो विकास की एक नई बहार आई है, 370 हटा है तो लोगों को नौकरियां मिली है, 370 हटा है तो पर्यटन बढ़ा है, 370 हटा है तो उसकी वजह से लोगों में समानता आई है, किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं। क्या ये सारा परिवर्तन जरूरी नहीं था और इस पर मिस किया पिछली सरकारों ने? देखिए निखिल जी, अगर मैं बात करता हूं टेम्पररी प्रोविजन की, केवल 370 ही नहीं था, 371 की भी अगर हम बात करते हैं, ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल स्टेटस दिए गए। और अगर मैं बात अभी वर्तमान में जो मेरे मित्र कह रहे थे लद्दाख की बात अगर मैं कहता हूं, लद्दाख तो कह रहा है कि उसे भी शेड्यूल 6 में लाया जाए, लेकिन सरकार कहती है ज्यादा से ज्यादा हम 371 में आपको शामिल कर लेंगे, लेकिन हम शेड्यूल 6 नहीं देंगे। तो मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 का हटना मतलब जो एक स्पेशल प्रोविजन होता था, एक टेम्पररी प्रोविजन जिसे कहा जाता था, जिसके तहत ऐसा माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक विकास होगा, इसे हटा के केंद्र ने जो है उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जिसके बाद में सभी कानून व्यवस्था और प्रशासन जो है अपने हाथ में ले ली। और वर्तमान में केंद्र सरकार कहती है कि उसके इस 370 हटाने के बाद में उस राज्य के अंदर आर्थिक वृद्धि हुई है और मुझे तो नहीं लगता किसी भी प्रकार से इस जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक विकास हुआ है। आपने लोगों का राइट टू वोट छीन लिया उनसे, आपने उसे राजनीतिक तौर पर पिछड़ा कर दिया। क्यों कहते हैं आप उसको देखिए। अभी मैं 1 to 1 आपसे नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे साथ 2 और गेस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, पंचायत चुनाव हुए हैं और डिलिमिटेशन कमीशन है, वो काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगे चुनाव होंगे। ऐसा तो कोई किसी ने कहा नहीं कि चुनाव नहीं होंगे। जी निखिल जी, दरअसल अगर मैं कहता हूं लैंड जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है और स्टेट के जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं वो लोगों द्वारा नियुक्त लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जितने भी कानून पास हो रहे हैं वे क्या लोगों जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा चुने हुए नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं? आप क्या फैला रहे हैं? पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक मिनट, ये गलत, ये आप देखिए संविधान की बात कर रहा हूं। ये बार-बार विधानसभा की बात कर रहे हैं लोकेश जी। कहीं ना कहीं आपका जो मेन पॉइंट है वो आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, सीधे उसको इधर-उधर घुमा के कहने के बजाय, है ना, विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, उसके लिए कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन बना है और चूंकि अब अलग-अलग तीनों स्टेट्स अलग हो गए हैं तो दोबारा एक बार वो बनेगा। अनुजा जी कुछ कहना चाहती है, अनुजा जी के पास जाएंगे। जी अनुजा जी। मैं लोकेश भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उनकी सोच सिर्फ डिलिमिटेशन तक क्यों अड़ गई? क्यों मेरे भाई को आज खुशी
खुशहाल कश्मीर नजर नहीं आ रहा? क्यों मेरे भाई को ये अच्छा नहीं लग रहा कि आज जिन मासूम हाथों के को में गन्स पकड़ा दी जाती थी, आज वहां पर किताब पकड़ाई जा रही है? क्यों आज इस मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा कि जो लोग स्टोन पेल्टिंग करते थे मिलिटेंट्स के अंदर, वहां पर उनके साथ रिक्रूट हुआ करते थे, और एक देश का नाम जहां कश्मीर जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था वो खराब हो जाता था, आज क्यों मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा कि वहां अमन चैन है? क्यों औरतों की जो इज्जत लूटी जाती थी, आज वहां पर औरतों की इज्जत बचाई जाती है? आज वहां पे एक औरत डिग्निटी के साथ काम कर सकती है। आज औरत आगे की तरफ बढ़कर बात कर सकती है। अरे आपका एनसी और पीडीपी ने क्या दिया उनको? आप बात करते हैं वोट, राइट टू वोट। अरे राइट टू वोट था कहां भाई साहब? राइट टू वोट तब आएगा, आपने देखा कहां? आप तो अपने पुराने धक्या न्यूसी चीजों के ऊपर बैठे रहे। दुख होता है मुझे दुख होता है कि आपकी सोच के ऊपर, कि आज आप उसी पुराने धक्या न्यूसी कश्मीर के उस आर्टिकल 370 के अंदर बने रहे। और आप बीइंग अ लॉयर, क्योंकि मैं एक लॉयर खुद हूं, आप जानते थे कि 370 का चयन क्यों हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, उन्होंने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक साथ यूनानिमसली इसका डिसीजन दिया था। ये मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि 370 का एब्रोगेशन क्यों किया गया था। और अगर आज यूटी बना है तो यूटी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पौंडीचेरी, आपके दमन दीव काफी जितने हमारे यूटीज रहे हैं, दिल्ली का तो आप अरविंद केजरीवाल जी का तो हाल देख ही सकते हैं। तो आप क्या वहां पर लोग नहीं, सीएम नहीं आते क्या वहां पर? क्या वहां पर क्या एलजी नहीं होते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं? ठीक है, इसी बात को अनुजा जी क्यों नहीं देखते हैं? आप बात क्यों नहीं समझते हैं? आप अगर लॉयर हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली और पौंडीचेरी वो ऐसी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके तहत मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। कुछ न्यूरॉन्स को जोड़ना भूल गए हैं मेरे भाई। अनुजा जी पहले तो आप थोड़े से शांत हो जाइए। एक दूसरे के ऊपर ना बोलो, एक दूसरे। लोकेश जी, उनकी पूरी बात हो जाने थे, हम आएंगे आपके पास। जी लोकेश जी, आप क्या सवाल उठा रहे हैं जल्दी से? जी अनुजा जी, देखिए, सर्वप्रथम आप दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली और पौंडीचेरी का कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रावधान है जिसके तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली और मुख्यमंत्री। ठीक है अभी तक, लेकिन लोकेश जी, ठीक है लोकेश जी, आपका पॉइंट आ गया। लोकेश जी, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन लोकेश जी अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया कि आप 370 के साथ हैं या उसके विरोध में। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय समाप्त हो रहा, चाहूंगा बहुत संक्षेप में जवाब दें कि 370 पर अभी क्या आपको लगता है कि जो वोट बैंक की राजनीति है उसकी वजह से विपक्षी पार्टियां, सियासत की बात करते हैं थोड़ी सी, विपक्षी पार्टियां जो है वो अभी भी गुमराह करने पर लगी हुई हैं, जो इंडी गठबंधन जिसको कह रहे हैं? और जी निखिल, ये लोकेश जी का जो आज का एजेंडा है मुझे तो बिल्कुल कन्विंसिंग इसलिए नहीं लग पा रहा है कहीं पे कि वो बाएं दाएं घुमा के सिर्फ इसलिए हमारी बात सीधे सीधे जवाब दे नहीं रहे लोकेश जी। आपको कई मौके मिले लोकेश जी, आप विनोद जी को अपनी बात खत्म कर। एक गुपकार अलायंस बना, उसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ में महबूबा मुफ्ती और सारे कश्मीर की छोटी बड़ी पार्टियां उसमें थी, कश्मीर सेंट्रिक। और उसके बाद देखिए गुपकार अलायंस के साथ में पंचायती राज के चुनाव हुए, 3 टियर पंचायती राज, 40,000 से ज्यादा नौजवान जीत के आए हैं। और उनकी जो कामयाबी है, अगर आप कश्मीर जाएं, जो पीएम ने अभी कहा है, एक उन्होंने कश्मीर चलो का एक ये भी दिया है, उन्होंने एक ऐप भी बनाया है, आप एक बार घूम आइए वहाँ तो आपको फर्क दिखेगा। 100% फ्लैगशिप स्कीम वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, वो क्रेडिट पंचायती राज को जाता है। आज जो डेवलपमेंट वहाँ देख रहे हैं, उसके बाद आप छोड़िए, सवाल ये है कि ये एजेंडा आज की तारीख में नहीं चलेगा। आज के आपके फारूक अब्दुल्ला ही कह रहे हैं कि कश्मीर हमें इंडिया गठबंधन में इस कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं है। महबूबा मुफ्ती के अलग राग है। आप अलग अलग स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका एजेंडा क्लियर नहीं है। आप जिन मुद्दों को लेकर मिशन 2024 में बनाए हुए हैं वो पूरा एक कंफ्यूज स्टेट है। और आप बीजेपी को उसी समय देखिए, अगर एक नारा है मोदी की गारंटी, जो मोदी वहां कह रहे थे कश्मीर में कि आप हर गारंटी के में उसमें मोदी की गारंटी है, और उस गारंटी को देखिए कि लोग जमीन पे ट्रांसलेट होते हुए देख रहा है। और जब वो देखता है तब आप देखिए कि आप देश में ऐसे कई बड़े छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो आने वाले दिनों में सारे एनडीए के घटक दल बन रहे हैं। ये सारी चीजें आपको फर्क दिख रहा है। कल तक आप देखिए कि बिजू जनता दल का भी एक ऐसा लग रहा होगा आपको कि वो भी शायद एनडीए में शामिल हो जाए। तो इस तरह आंध्र प्रदेश में देखिए, हर स्टेट में देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है
कि उसमें वो विश्वास दिखाया है, वो भरोसा दिखाया है। जब देश का भरोसा जगता है, जब कश्मीर में पीएम कह रहे थे कि ये मोदी का परिवार है, तो जब देश ने माना है ये मोदी का परिवार है, तब उसमें बायां दायां एजेंडा नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, ये आपने ये भी प्रश्न उठाया, और जिस तरह से लगातार आप देखिए, जो आपने बीजेडी का जिक्र किया या जो दूसरी पार्टियां, जिसको कहा जाए अगर इंडी गठबंधन सिकुड़ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, एनडीए का जो विस्तार है वो भी, ये सारे भी चीज़ें बहुत सारा संदेश देती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, तीनों लोगों का शुक्रिया करूंगा, अनुजा जी आपका, विनोद जी आपका और लोकेश जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा पे जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे संदेश खाली पर। पश्चिम बंगाल में घमासान जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1